Good afternoon, students. Today, class 11th, we are taking accounting equation topic. In accounting equation, we are taking some special transactions, ठीक है, and their effects. Understood? कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके इफेक्ट क्या होंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में, जो मोस्टली बच्चों को डाउट होते हैं. ठीक है, बच्चे ज़्यादातर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करें. ठीक है, जो कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अकर्ड, इनअकर्ड इनकम से रिलेटेड है. अंडरस्टूड? सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे और उनका एग्जैक्टली उनका इफेक्ट क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जैसे कि आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, एनी एक्सपेंसेस. ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस profit we have, the expenses advantage we have taken but we have not given the payment. Understood? ऐसा खर्चा जिसका पैसा देना भी बाकी है, मतलब वो खर्चा तो हो चुका है, सैलरी एम्प्लॉयज़ ने काम किया है पर सैलरी नहीं दी है, तो ऐसा खर्चा जो हमें देना भी बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा? यदि कोई एडजस्टमेंट आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, रेंट, कुछ भी एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तो वो होता है तो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले तो वो कैपिटल में से हम दो ट्रीटमेंट होंगे. हाँ, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं मतलब दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे. तो पहला इफेक्ट क्या होगा और दूसरा इफेक्ट क्या होगा हम यहीं पे समझ लेंगे. पहला इफेक्ट होगा बेटा डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. यहाँ पर मैं माइनस लिख के कैपिटल लिख रहा हूँ. ठीक है, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. एंड सेकेंड, लायबिलिटी साइड में एक सेपरेट कॉलम लिखना है, सेपरेट कॉलम. ठीक है, अंडरस्टूड? टू इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट इज लायबिलिटी, फर्स्ट इफेक्ट इज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एंड सेकेंड इज लाइबिलिटीज में एक सेपरेट कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से. दो इफेक्ट हो गए. पहला हम कैपिटल से रिलेटेड कर देंगे और लाइबिलिटीज में कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अंडरस्टूड? दो इफेक्ट हो गए. चलो नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं. सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग से जस्ट अपोजिट है. प्रीपेड का मतलब यह है कि ऐसी एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पेड कर दी है. ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा? सो दिस इज द फर्स्ट, इट इज डिडक्ट फ्रॉम कैश. पेड कर दी है मतलब ये तो पहला ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गया इफेक्ट कि कैश में से डिडक्ट हो जाएगी. दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा इसका? सो असेट साइड में हमें एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा. असेट साइड सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट इज सेपरेट कॉलम हमें कहाँ बनाना पड़ेगा? असेट साइड में. पहला इफेक्ट तो कैश से डिडक्ट कर दो, दूसरा एक सेपरेट कॉलम बनाकर असेट्स में लिख दो. दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आ गए आपको, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड. सबसे पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ. आउटस्टैंडिंग में हम कैपिटल से डिडक्ट करेंगे और लाइबिलिटीज में एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे. दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम कैश में से डिडक्ट करेंगे और असेट्स में एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे. किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक सेपरेट कॉलम आएगा, उसमें हम लिखेंगे. क्लियर हो गया दोनों एक्सपेंसेस? ठीक है, इट इज द प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, दिस इज द रिलेटेड टू एक्सपेंसेस. दोनों ही चीज़ें एक्सपेंसेस से रिलेटेड है. ठीक है, अब हम इनकम से रिलेटेड खर्चे देखते हैं, इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं. इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? अकर्ड इनकम. ठीक है, फर्स्ट इज अकर्ड इनकम.
हम इसको नंबर 3 ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी एक्सपेंसेस से रिलेटेड समझ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ अकर्ड इनकम। अकर्ड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम दैट विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसी इनकम जो हमने कमाई है पर अभी तक मिली नहीं है, ठीक है, ऐसी इनकम जिसे हम एक तरह से बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, हम उसे आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। अकर्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमें मिलना था पर अभी तक नहीं मिली है। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर हो गया? तो इस ऐसी इनकम का क्या होगा? इट शुड बी एडेड इन कैपिटल, अंडरस्टूड, एंड शोज इन असेट साइड। कैसे? इसका फर्स्ट इफेक्ट तो होगा बेटा, कैपिटल में प्लस होगी ये इनकम जितनी भी होगी, जितनी भी क्वेश्चन में दे रखी है, उस इनकम को हम क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट होगा बेटा असेट साइड में। असेट साइड सेपरेट कॉलम, असेट साइड सेपरेट कॉलम एंड दूसरा कैपिटल में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? पहला हो गया आपका अकर्ड इनकम एड इन कैपिटल एंड शोज इन द असेट साइड। अंडरस्टूड बेटा? नाउ नंबर 4 ट्रांजेक्शन, दैट इज अनअकर्ड इनकम। स्कोर भी बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इनकम यहाँ पर इनकम लिख दो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अकर्ड अनअकर्ड इनकम, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसका ट्रांजेक्शन्स क्या होगा? ऐसी इनकम जो अभी तक हमें नहीं कमाई है और पहले ही मिल गई है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ऐसी इनकम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, हमने इसी साल ले ली है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे इनकम को लिए क्या होता है बेटा? ये इनकम एक तो कैश में ऐड होगी और लाइबिलिटीज़ में होगी, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ है, अभी हमने कमाई नहीं है, तो इट शुड बी एड इन कैश एंड लाइबिलिटी साइड सेपरेट कॉलम बनाना है। लाइबिलिटी साइड सेपरेट कॉलम। अंडरस्टूड बेटा? अनअकर्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका रूल क्या है? पहला तो इट विल बी एड इन कैश एंड सेकेंड इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड इन सेपरेट कॉलम, और उस कॉलम का नाम होगा अनअकर्ड इनकम। क्लियर हो गया? चारों ट्रांजेक्शन क्लियर है आपको? ज़्यादातर बच्चों को इनसे रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड वीडियो के थ्रू हम समझ जाएंगे कि चारों ट्रांजेक्शन्स के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे बेटा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम सब कुछ समझेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम एक स्पेशल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। हमारी बुक टी.एस. ग्रेवाल हम फॉलो करते हैं, टी.एस. ग्रेवाल की बुक का एक क्वेश्चन से हम कुछ न एक स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिया हमने, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेकिंग। So question number 9, according to question number 9 we go, prepare an accounting equation on the basis of following transactions। Understood बेटा? following transactions के basis पे हमें accounting equation proof करनी है, ठीक है। started business with cash, started business with cash आपका दे रखा है 70,000, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। सेकंड है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, ठीक है बेटा। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इस एडजस्टमेंट में एक खास बात है, वी कैन से दैट इट इज एन स्पेशल ट्रांजेक्शन। सो परचेस मशीनरी 20,000 एंड डेप्रिसिएशन 2,000, दैट इज ऑल्सो न्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 2 ट्रांजेक्शन इसमें स्पेशल है आउट ऑफ 4-5 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, बाकी 3 कॉमन है। तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू माय बुक, ठीक है। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट,
फॉर्मेट तो बहुत ही इजी है। सीरियल नंबर, देन ट्रांजेक्शंस, and then according to that we will prepare assets liabilities. Assets is equal to liabilities plus capital. यहाँ पर बेटा कैपिटल में हम कॉलम नहीं बनाते हैं क्योंकि कैपिटल तो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। हम असेट्स और इनमें कॉलम बना सकते हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, हमें कॉलम बनाने में आसानी हो जाएगी। प्लस कैपिटल को बड़ा लिख दो क्योंकि कैपिटल का कॉलम नहीं बनेगा। क्लियर है? फॉर्मेट इज रेडी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज देयर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ? ट्रांजेक्शन लिखना है, सीरियल नंबर, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, हम यहाँ इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब बिजनेस में कैपिटल लेके आए, तो क्या लाए हैं? कैश। क्या लेके आए हैं बेटा? कैश। तो यहाँ पर एक कॉलम तो असेट्स में किसका बन गया? कैश का। दूसरा, कैश कितना लेके आए हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,000, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 70,000 कैश आ जाएगा। क्लियर है? 70,000 वी विल रिकॉर्ड कैश and 70,000 we record in liabilities is 0. Understood? सेकेंड ट्रांजेक्शन भी हम इसी में लिख लेंगे। इसी में सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 18,000। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या आ जाएगा? परचेस्ड गुड्स क्रेडिट। तो हमारा सबसे पहले तो स्टॉक बढ़ गया। कितने से बढ़ गया स्टॉक बेटा? गुड्स खरीदा हमने 18,000 का। 18,000 का गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक विल इंक्रीज बाय 18,000। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से बढ़ गया? 18,000 से। असेट्स में इसमें कैपिटल में कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। अब इन सब कॉलम की टोटल कर लो। ध्यान रखें पहले दो कॉलम फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन हम एक ही साथ कर लें, इसके बाद हम इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन को करें। फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन को टोटल हम कर लेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 70, 80। यहाँ तो 70,000 पूरा आ जाएगा, यहाँ पर 18,000 आ जाएगा बेटा टोटल, यहाँ पर भी 18,000 आ जाएगा और यहाँ पर भी 70,000 आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रूव आफ्टर टू ट्रांजेक्शंस। नाउ नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन इज देयर। नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। देखो बेटा क्रेडिटर को देना था 18,000। देखो यहाँ लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर की टोटल आ रही है 18,000, 18,000। और 18,000 जब हम देने गए क्रेडिटर्स को तो उनने कहा अरे भाई एक काम करो हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं। कैश डिस्काउंट दिया या मान लो फुल सेटलमेंट हो गया विदाउट डिस्काउंट 17,500 में, मतलब देना 18,000 थे और जो हमारा क्रेडिटर थे वो 17,500 रुपये में मान गया। 500 रुपये कम लिए उसने, तो जो कम लिए वो तो हमारे लिए इनकम हुई, है ना। तो इनकम ऑलवेज एडेड इन कैपिटल। आ गया समझ में? इनकम इज ऑलवेज एडेड इन कैपिटल। तो हमने 18,000 का पेमेंट किया, हम यहाँ लिख सकते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है बेटा? पेमेंट मतलब ये कैश कॉलम से माइनस किया हमने 17,500। 17,500 हमने कैश तो माइनस कर दिया क्योंकि कैश पेमेंट कर दिया हमने। यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं आया किसमें? स्टॉक में। इधर से हमारा क्या हो गया बेटा? माइनस। यहाँ तो टोटल हमने यहाँ पर भी हमें माइनस कर दिया 17,500, पर टोटल में हमारा जीरो ही आएगा। और जो प्लस कर दिया यहाँ पर 500। कैसे? अब समझ लो। टोटल हमें 18,000 रुपये देने थे। 18,000 वी हैव टू पे टू क्रेडिटर, बट क्रेडिटर हैज़ एडजस्ट, ठीक है। या क्रेडिटर हैज़
एडजस्टेड इन 17,500. ठीक है, ये क्रेडिटर सेड ओके कि दैट 17,500 इज इनफ फॉर दैट अमाउंट. दे हैव एडजस्टेड फ्रॉम दैट ओनली दैट अमाउंट. ठीक है, क्रेडिटर्स इसी अमाउंट में मान गए. क्या मान गए कि 18,000 रुपये हमें देने थे, जो हमने 17,500 दे के ही क्रेडिटर को पूरा कर दिया. ठीक है, और वो 17,500 में ही मान गए कि बस ठीक है, इतना अमाउंट काफ़ी है, 500 रुपये छोड़ दिए उन्होंने. ठीक है, तो हमारे लिए तो 18,000 पूरे नील हो गए. क्रेडिटर तो हमारे 18,000 के नील हो चुके हैं ना. 500 रुपये का जो प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया. अब हम देखेंगे इसका टोटल आफ्टर द इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को देखेंगे कि प्रूफ होती है कि नहीं होती है. सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर 70,500 होगी हमारी. लाइबिलिटीज हमारी होगी 0. अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो ऊपर 18,000 है, नीचे 17,500. बट बेटा 18,000 के क्रेडिटर 17,500 में मान गए हैं, मतलब हमारे क्रेडिटर अब 0 हैं. ठीक है, उतना पैसे में ही वो मान गए कि ठीक है 500 कम दो लेकिन दे दो. तो हमने कर दिए पूरे. हमारे लिए 500 की फ़ायदा हो गया. फ़ायदा हमने पहले ही ऐड कर दिया कैपिटल में. अब इधर की टोटल हमारी 18,000 ही रहेगी. स्टॉक में तो कोई अंतर नहीं आया इस क्वेश्चन इस ट्रांजेक्शन के बाद. स्टॉक का कोई डिफरेंस नहीं है. इधर का जो टोटल है हमारा हो गया बेटा, यहाँ से हमने 17,500 कैपिटल इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो गया आपका 52,500. देख लो, आपकी इक्वेशन प्रूफ हो गई है. 52,500 एंड 18,500 इट इज इक्वल टू 70,500. नंबर 4 इक्वेशन या नंबर 4 ट्रांजेक्शन. नंबर 4 इज परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश. परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश. अंडरस्टूड? मशीनरी विल इंक्रीज, कैश विल डिक्रीज. सो परचेस यहाँ पर लिख लेंगे, या तो फिर आप डायरेक्ट सिर्फ मशीनरी लिखोगे तो भी वो परचेस ही मानी जाएगी. मशीनरी परचेज या मशीनरी लिखोगे तो भी परचेस मानी जाएगी. यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, -20,000 बिकॉज बाय कैश भी है परचेज. और 1 more column we can make मशीन. मशीन इज आर फिक्स असेट्स. तो असेट्स में एक और कॉलम बन जाएगा किसका, मशीन का. कितना आ जाएगा उसमें मशीन में 20,000 रुपीज़. 20,000 विल इंक्रीज इन मशीनरी. अंडरस्टूड बेटा? तो यहाँ पर मशीन 20,000 डिडक्ट फ्रॉम कैश एंड 20,000 बी एडेड इन मशीन. अंडरस्टूड? एंड देयर इज नो चेंज इन कैपिटल. कोई यहाँ पर ड्राइंग में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है. आफ्टर द ट्रांजेक्शन 70,500 द कैपिटल इज सेम, लाइबिलिटीज इज 0. 20,000 की मशीन हो जाएगी. 18,000 का स्टॉक इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एंड दिस वन इज 32,500. ठीक है, कैश विल डिडक्ट बाय 20,000. लास्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. देखो बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. मशीन क्या है कि व्हेन मशीन विल यूज, मशीन जब यूज होती है तो उसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो डेप्रिसिएशन होता है. तो सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, मशीन पे. तो किसकी वैल्यू कम होगी, मशीन की. कैश तो करें. हाँ, और डेप्रिसिएशन इज ए टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है. तो पहला इफेक्ट तो ये हो रहा है कि वो मशीन से कम हो जाएगा. दूसरा इफेक्ट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, मतलब कैपिटल में से कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल को कम करती है, जितनी भी इनकम है वो कैपिटल को बढ़ाती है. तो यहाँ पर नंबर 5 ट्रांजेक्शन है बेटा, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. तो यहाँ पर कैश में कोई नहीं होगा. मशीन में से 2,000 माइनस कर दो, लाइबिलिटीज में 0 एंड 2,000 डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. नाउ द फाइनल वन. ठीक है बेटा, अब हम फाइनल की तरफ बढ़ेंगे. फाइनल इधर क्या हो रहा है, कैश का 32,500, इसका 18,000 रहेगा. इधर भी 18,000 आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे मशीन से, तो 18,000 आ जाओ. और इधर आ जाएगा 68,500. कितना आ जाएगा, 68,500 आ जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? तो हम फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन को लिख के. असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो कैपिटल हमारा आ रहा है 68
500 प्लस लाइबिलिटीज तो जीरो है, कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू इन दोनों तीनों का टोटल 18 18 36 एंड 32 इज ऑल्सो 68 500 32 500 plus 36 18 18 plus 36 and 32 it is also 68 500. Now equation is proof. Question is right. Understood? So our question is absolutely right. We have done 5 accounting transactions. Okay, 5 different types of transactions, and we after each and every transaction we prove accounting equations. अंडरस्टूड बेटा, हमने हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूफ किया है. क्लियर है? एनी डाउट? अंडरस्टूड? सो दिस इज द क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टेकन इन दिस वीडियो. सो आफ्टर द वीडियो वी विल टेक अनदर क्वेश्चन. ठीक है बेटा? सो वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन वी हैव, वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वी हैव एडेड इन दैट क्वेश्चन. 2 different types of transaction. One is related to profit, one is related to depreciation. Understood? Or 4 major special transaction also be understood in theoretical part. That one is related to outstanding expenses, prepaid expenses treatment, accrued income and unaccrued income से related हमने transactions को समझा. So everything is clear. Thank you so much. Like and subscribe the video.